Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar, and we have started the unit number 5, gravitation. In our previous lecture, we done the topic law of universal gravitation and the relationship of the Newton third law and the law of universal gravitation, example number 5.1 and assessment number 5.1. Today we are going to start our lecture with the mass of earth. But before starting with the mass of earth, here there is an information in your book, that is, light from distant stars and galaxies take so long to reach us that we are actually seeing these objects as they appeared in the past. जितने भी दूर स्टार्स हैं या गैलेक्सीज हैं, उनसे जब लाइट हमारे पास पहुंच रही होती हैं, तो एक्चुअली हम जब उनको देखते हैं तो हमें यूँ लग रहा होता है कि जैसे हम उनको माजी में देख रहे होते हैं. एज वी लुक अप एट द स्काई वी आर रियली लुकिंग बैक इन द टाइम. जब हम आसमान की तरफ देख रहे होते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम पास्ट में, हम माजी में देख रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन लाइट टेक ऑलमोस्ट 8.5 minutes टू ट्रेवल टू अर्थ, सो वी सी द सन एज इट लुक 8.5 minutes अगो. जब सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक 8.5 मिनट्स में पहुंचती है, लेकिन जब हम सूरज की तरफ देख रहे होते हैं तो हमें यूं महसूस होता है कि जैसे वो 8.5 मिनट्स अगो जो सारा कुछ हो चुका होता है वो उस टाइम तक हमें पहुंच रही होती है, तो हम उसको माजी में देख रहे होते हैं. द नियरेस्ट स्टार टू अस इज प्रोक्सिमा सेंटोरी is 4.2 light years away, so it appears as it was 4.2 years ago. प्रोक्सिमा सेंटोरी जो स्टार है वो हमारे पास 4.2 लाइट ईयर्स अवे है ज़मीन से, तो हम जब उसकी तरफ देख रहे होते हैं तो वो हमें 4.2 ईयर्स अगो माजी में नज़र आता है. द नियरेस्ट गैलेक्सी इज 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, और जो हमारे पास नियरेस्ट गैलेक्सी है वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमसे. एंड इट लुक एज इट डिड व्हेन आवर एस्ट्रोलोपैथिस होमिनिड ancestors walks the planet. Australopithecus hominid ancestor, hominid means जो फॉसिल्स हमारे पास वो फाउंड होते हैं, जो उनके किसी भी जानदार के हमारे पास जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स मीन्स कि उनके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जो हमें वहाँ पर मिल जाए, या वहाँ की मिट्टी ऐसी हालत में हमें मिल जाती होती है कि हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से जानदार वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे. उसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं. जैसे डायनासोर जो है वो कई सालों पहले यहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसके फॉसिल से, उसकी हड्डियों से यूँ हमने पता चल जाता है कि ये कितने साल पुरानी है ये चीज़. उस कुछ पत्थर हमारे पास ऐसे होते हैं कि उनको फिर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितने साल पुराने पत्थर हैं. तो वहाँ पर हमारे पास एस्ट्रोलोपैथिस होमिनिड एंसेस्टर्स मीन्स कि ये हमारे पास 2 टांगों वाले बंदर की एक किस्म है जो वो इस प्लेनेट पर पहुंची थी. तो हमारे पास जो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, तो मीन्स कि हम उस टाइम को स्टडी कर रहे होते हैं जब ये 2 टांगों वाला बंदर जो है इस प्लेनेट पर आया था. The further away something is, the farther back in the time it appears. जितनी जो चीज़ हमारे पास ज़मीन से दूर होगी उतनी ही वो हमें माजी में जो है वो नज़र आएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज मास ऑफ द अर्थ. हमारे पास टॉपिक है मास ऑफ द अर्थ. टू डिटरमिन द मास ऑफ द अर्थ हम क्या करेंगे कि लेट एन ऑब्जेक्ट of mass m0 is placed on the surface of earth on the surface of earth. यहाँ हमारे पास हम डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं. ये हमारे पास अर्थ हो गया, ठीक है. अब और यहाँ पर हमने इसके सरफेस पर इस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m0 को रख दिया है. अब हमारे पास क्या होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द अर्थ इज नियरली इक्वल टू द रेडियस r. किस चीज़ के रेडियस के बराबर होगा? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉडी
and earth is nearly equal to the radius of अर्थ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ई। ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ हो गया। अब इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, तो हमारे पास जो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडियस कहते हैं। तो हमारे पास ये क्या कहला रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पर रेडियस आ गया है। इफ द मास ऑफ द अर्थ इज, इफ द मास ऑफ अर्थ इज ME, E मीन्स अर्थ, कि हमने इसको E से रिप्रेजेंट किया है, तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ क्या हो गया, ME हो गया। द फोर्स FG हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है विद विच अर्थ attracts the body towards its center। तो वो हमारे पास क्या है जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में कि F इज इक्वल टू G m0 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ME मास ऑफ द अर्थ एंड R हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो वो हमने रेडियस ऑफ अर्थ से डिनोट किया है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस चीज के बराबर है, इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास मास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है और वेट हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। तो जितना हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे या हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, तो हमारे पास क्या होता जाएगा कि हमारे पास वेट जो है वो भी चेंज होता जाएगा और हमारे पास ग्रेविटी जो है वो भी चेंज होती जाएगी। तो अब हम लिख सकते हैं कि Fg इज इक्वल टू W। लेकिन अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस नॉलेज की तरफ चले जाएं, तो हमारे पास वेट किस चीज़ के बराबर है, मास इनटू G, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू W, Fg इज इक्वल टू W। तो हम लिख सकते हैं कि Fg इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज इक्वल टू mg। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मास ऑफ द अर्थ को फाइंड कर रहे हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन हम 1 हमारे पास क्या है कि G m0 ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वेयर इज इक्वल टू mg। तो mg हमारे पास यहाँ पर आ सकता है कि हम इसको ले सकते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये भी m0 हमारे पास हो सकता है। अब दोनों साइड पर हमारे पास क्या है, m0 है, तो हमारे पास m0 कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m0। हमारे पास क्या रह जाएगा कि Gme डिवाइडेड बाय RE होल स्क्वायर इज इक्वल टू G। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, मास ऑफ अर्थ के लिए इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा Gme इज इक्वल टू GRE स्क्वायर। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया है, G रह गया है, मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, तो इसको सिंगल हमने छोड़ना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय G, यूनिवर्सल कांस्टेंट GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाय G। G कैंसिल हो गया है, हमारे पास आ गया है कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाय G।
अब हमने मास ऑफ अर्थ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता है, कैपिटल जी की वैल्यू भी हमें पता है और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमें पता है। आर ई हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 24 सॉरी 10 रेज टू द पावर 6 मीटर है। जी हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कैपिटल जी हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन में हमने ये सारी वैल्यूज जो है वो पुटअप कर लेनी है। तो हमारे पास आ जाएगा कि ME इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RE 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 मीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ सकता है ये हमारे पास 9.8 को हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो हम इसको 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम की शक्ल में भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर किलोग्राम। हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम। तो मीटर पर सेकेंड की जगह हम लिख सकते हैं न्यूटन किलोग्राम इनवर्स। तो हमारे पास यूनिट जो है न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर हमारे पास बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और किलोग्राम का 1 किलोग्राम इसके साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम। ये वाला किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, किलोग्राम रह जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, लुकिंग टुवर्ड्स द बुक पेज नंबर 133, the determination of the gravitational constant helps scientists to calculate the mass of earth, sun and other celestial objects. Let an object of mass m not be placed on the surface of the earth. The distance between the center of the body of the earth is nearly equal to the radius of earth. ये हमारे पास सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो हमने अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इन दोनों के दरमियान इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में का डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस हमने बराबर ले लिया है रेडियस ऑफ अर्थ के। If the mass of the earth is me and the force Fg with which earth attracts the body towards its center is given by law of gravitation, Fg is equal to g m naught me divided by re square. We know that the force of gravity is equal to the weight of the body, that is Fg is equal to w m naught g. Comparing 1 and 2 हमारे पास आ जाएगा जी एम ई आर स्क्वेयर। हमने फाइंड करना है मास ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास मेंशन है। फॉर अर्थ वी हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड और न्यूटन पर किलोग्राम में ये हमारे पास 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम आ जाएगा। एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5.3, दिस इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम इस किलोग्राम के साथ कैंसिल और ये जब ऊपर चला जाएगा तो प्लस किलोग्राम हो जाएगा और ये हमारे पास 6 2 12 आ जाएगा। तो 12 के साथ जब हम इसको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो ये +11 हो जाएगा। तो 13 + 11 हमारे पास ये हो जाएगा 24। तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 के। हमारे पास है कि n इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किलोग्राम। तो हमारे पास जो है किलोग्राम न्यूटन पर किलोग्राम इज इक्वल टू मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इस तरह से न्यूटन पर किलोग्राम के बराबर है।
दैट वाज आवर टॉपिक। सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए और सीखने के लिए बार बार वीडियो को रिप्ले कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।